बात करते हैं कि केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट क्या होती है। कार्बनिक पदार्थ जैसे पुआल हो गया, भूसा, सूखी घास, सब्जियों के छिलके, गोबर, ये सारी चीज़ें या और भी जो भी हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उनको केचुओं को खिलाकर उनसे प्राप्त जो विसर्जित पदार्थ होता है वही केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। गांव और शहर का कूड़ा करकट जैसे कि गोबर आदि जब इनका अपघटन होता है तो उससे जो खाद तैयार होती है उसे हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। कंपोस्ट जो है मतलब कंपोस्ट खाद जो है वो जैविक क्रियाओं के द्वारा तैयार होती है, इसीलिए हम इसे जैविक खाद भी कहते हैं। कूड़ा करकट के जैविक अपघटन जिनसे कंपोस्ट खाद बनती है वो जो क्रिया है उसे हम कंपोस्टीकरण कहते हैं। किसी भी खेत में केचुओं की अधिक संख्या में उपस्थिति अच्छी मृदा उत्पादकता की पहचान होती है। केचुओं को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित दशाओं में प्रजनन तथा पालन करना ही वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो सामग्री में हमको ईंट चाहिए, मोटी बालू चाहिए यानी मोरन चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए जो छनी हुई हो, बिल्कुल उसमें कोई ईंट पत्थर कंकड़ नहीं हो। कृषि के अवशेष जो हमारे पास हैं हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। हम गोबर का प्रयोग करें, ठंडा किया हुआ, गरम गोबर नहीं, पानी डाल के ठंडा किया हुआ। फिर केचुए हमें चाहिए, उनकी चर्चा हो गई किस किस प्रकार के केचुए हैं। गोबर और कृषि के अवशेष का मिश्रण भी हमको चाहिए, पानी चाहिए, जूट की हमें टाट यानी बोरी चाहिए। अब है इसके बाद कि उत्पादन की विधि क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आउटडोर पद्धति और दूसरा इनडोर पद्धति। आउटडोर पद्धति में क्या होता है कि यह खुले स्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि होती है। इस विधि में पेड़ों के नीचे गोबर और कार्बनिक पदार्थों का ढेर लगा दिया जाता है और उसी ढेर में हम 1 किलोग्राम केचुए छोड़ देते हैं और उसको हम टाट या बोरे से ढक देते हैं। बोरा गीला करके हम उसको ढक देते हैं। लगभग 45 से 50 दिन में हमारी वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, साथ में हमको केचुए भी मिल जाते हैं। इंडोर पद्धति में क्या होता है कि यह विधि छतदार स्थान में पक्के फर्श पर व्यर्थ पदार्थों का ढेर या उसी पे हम ढेर लगाएं या फिर हम क्यारी बनाएं यानी बेड बनाएं और उसमें हम जो है केचुए छोड़ देते हैं। ढेर की जो ऊंचाई है वो सामान्यतः हम 2 फुट और लंबाई 10 फुट रखते हैं। वैसे तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला स्थान जो है वो हम आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। बड़ा अगर व्यापारिक स्तर पर हमें वर्मी कंपोस्ट करना है तो यही विधि जो इंडोर पद्धति होती है, वो चाहे ढेर विधि हो चाहे क्यारी यानी बेड की विधि हो, वो सबसे अच्छी पाई जाती है, क्योंकि इसमें वायु का संचार सुनिश्चित हो जाने पर वर्मी कंपोस्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है और वर्मी कंपोस्ट जल्दी बनता है। अब देखिए इसी में कैसे बेड बनाया जाता है उसकी मैं चर्चा यहाँ पे करती हूँ। वर्मी कंपोस्ट के लिए आप कोई भी छायादार स्थान चुनिए, अगर पेड़ है तो पेड़ चुन लीजिए, नहीं तो फिर आप एक शेड वाला स्थान तैयार करिए यानी मड़वा तैयार करिए, लगभग 6 से 8 फीट ऊंचाई का। ठीक है। अब इसमें हम बेड की जो लंबाई है, जो सबसे अच्छी लंबाई होती है वो 10 फीट लंबी रखें, चौड़ाई 3 फीट कर दें और गहराई 2 फीट कर दें, या हम 20-6 का भी अनुपात रख सकते हैं लंबाई चौड़ाई का और गहराई हम 2 फीट रख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद हमें सबसे पहले 2 से 3 इंच मोटी बालू की हम तह लगाते हैं। ठीक है। फिर उस बालू के ऊपर हम 6 इंच मोटी दोमट मिट्टी बिछाते हैं। फिर तीसरी परत क्या करेंगे, 3 इंच मोटा गोबर हम बिछाते हैं और ये गोबर जैसा मैंने बताया लगभग 8 से 10 दिन पुराना होना चाहिए और हर प्रत्येक दूसरे दिन पानी डालकर ठंडा किया गया हो। फिर इन परतों को पानी से हम अच्छे से भिगोते हैं और 2 दिन तक छोड़ देते हैं। इसके बाद 2 से 3 किलोग्राम हम केचुए यानी कि लगभग 1500 से 2000 केचुए को इस परत के ऊपर छोड़ते हैं। फिर क्या होता है, बेड में हम 3% की नमी हमें बनाए रखनी है, तो इसको बनाए रखने के लिए हमें पानी का छिड़काव करते रहना है। गर्मी के जब दिन हो तो हमें रोज़ पानी का छिड़काव करना है। और सही अगर आपको नमी चेक करनी है तो बेड का मसाला लेकर एक गोला बनाइए, दबाने पर अगर हाथ गीला हो तो मान लीजिए कि आपकी नमी बिल्कुल सही है। केचुए के बाद अब हमें क्या करना है कि 8 से 10 दिन पुराना
ठंडा किया हुआ गोबर और इसी में कृषि के अवशेष जैसे घास फूस, भूसा, पुआल, मिश्रित कचड़ा, सब्जियों के कटे हुए छिलके, ये सब मिला करके इसकी 6 से 8 तह हम बिछा देते हैं और इसके बाद जूट की बोरियों से ढक देते हैं और पानी का छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि किस तरह से हमने एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, ये सब आराम से बनाकर जूट से ढक दिया। प्रकाश के अभाव में केंचुए सक्रिय रहते हैं और 30 दिन के बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे केंचुए ऊपर आपको दिखाई देने लगते हैं। तो जब ऐसा हो तो 31वें दिन में इन छोटे केंचुओं के ऊपर कृषि अवशेषों और कूड़े कचरे की एक 2 इंच की परत आप और बिछा दीजिए और पानी का छिड़काव कर दीजिए, क्योंकि अब केंचुओं की संख्या बढ़ गई तो उनको और खाना चाहिए, तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। फिर इसके 2 दिन के बाद ऊपर की लगभग 8 इंच परत को एक बार हल्के से उलटना चाहिए और नमी बनाए रखना चाहिए। उलटने के लिए आप बहुत अच्छे से उलटिए पलटिए, क्योंकि फावड़े का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो वो कट जाएंगे। तो पाँचे का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। फिर 42वें दिन में पानी का छिड़काव बंद कर देना चाहिए। केंचुए सड़ती हुई परत को खाने लगते हैं और 35 से 45 दिन के अंदर घास फूस और वानस्पतिक जो पूरा कचरा है उसको वो वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। ढेर का काला रंग होना, केंचुए का ऊपरी सतह पर आना और ढेर के ऊपर दानेदार रचना दिखना ही खाद तैयार होने का सूचक है। तो इस तरह से अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में कार्बनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, लोहा, जस्ता, गंधक, मैंगनीज और कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कई प्रकार के विटामिन और वृद्धि नियामक रसायन जैसे GA3 आदि भी पाए जाते हैं। जब हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो मृदा होती है उसमें लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जीवाणु और एक्टिनोमाइसीटीज भूमि में ह्यूमस का निर्माण करते हैं। केंचुआ पालन में केंचुए की प्रजातियों का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हम प्रजातियों की चर्चा करें तो इस समय विश्व में लगभग 4000 प्रकार की केंचुए की प्रजातियां हैं, जिसमें से 3800 तो जल में रहने वाली हैं और 200 भूमि पर रहने वाली हैं। ये सभी दोनों प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो पर्यावरण के अनुसार बहुत उपयोगी होती हैं। हम भूमि पर रहने वाले केंचुओं की जब बात करें तो वो मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रकार है वो है एपिजाइक, दूसरा है एनिसिक और तीसरा है एंडोजाइक। पहले प्रकार की बात करें तो एपिजाइक प्रजातियां भूमि की ऊपरी सतह पर रहती हैं, ठीक है, सरफेस लेयर पर। और एनिसिक जो होती हैं वो भूमि की मध्य सतह पर यानी बीच में रहती हैं। और अगर हम एंडोजाइक की बात करते हैं तो ये प्रजातियां भूमि की गहरी सतह पर रहती हैं। तो जो केंचुए ज़मीन की अधिक गहराई में जाके रहते हैं और अधिक गहराई में जाके वो जीवन यापन करते हैं, यानी कि एंडोजाइक, वे उत्पादन की दृष्टिकोण से कम लाभदायक होते हैं। केंचुआ पालन या वर्मी कंपोस्ट के लिए मुख्य रूप से एपिजाइक केंचुए और एनिसिक केंचुए प्रयोग में लाए जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्रजातियां हम प्रयोग करते हैं उसमें मुख्य रूप से 2 प्रजातियां बहुत प्रचलित हैं। पहली वाली होती है आइसिनिया फोर्टिडा और दूसरी होती है यूटिलस यूजिनी। अब मैं बात करती हूँ आइसिनिया फोर्टिडा की यानी रेड वर्म की। तो ये केंचुए लगभग 4 से 13 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और 5 मिलीमीटर जो है व्यास के लाल भूरे रंग के होते हैं। इनका जो पृष्ठतल होता है वो रंगीन धारियाँ उसमें दिखाई पड़ती हैं और इन्हें वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जब ये वयस्क होते हैं उसके बाद इस केंचुए का भार लगभग 2 ग्राम तक हो जाता है। यह ककून से निकलने के बाद 55 दिन के बाद वयस्क होकर ककून बनाने लगता है। 3 दिन के अंतराल पर एक ककून यह बनाता है और प्रत्येक ककून 23 से 24 दिन के बाद हैचिंग के बाद निकलते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ
दूसरे प्रकार की जो प्रजाति है यूडिलस यूजिनी। तो यूडिलस यूजिनी जो केचुआ है वो लगभग 4 से 14 सेंटीमीटर लंबाई के और 5 से 6 सेंटीमीटर 5 से 8 मिलीमीटर व्यास के लाल और बैंगनी रंग के होते हैं। ये केचुए कम और उच्च दोनों तापमान पर रह सकते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये प्रजातियां 40 दिन में वयस्क हो जाती हैं और ककून बनाती हैं। प्रत्येक ककून से 1 से 5 केचुए निकलते हैं। इस प्रकार इस प्रजाति का प्रयोग अधिकतर जो है दक्षिण भारत में किया जाता है। इन दोनों प्रजातियों के अलावा भी कुछ प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपका आइसिनिया एंडेरी, ये भी महत्वपूर्ण है। परिओनिक्स एक्वावाटस, परिओनिक्स एक्वावाट्स, ये एक दूसरी प्रजाति है। तीसरी जो है वो है डेंड्रोबिना वेनिटा। इसके बाद लुम्बियस रुबेलस, लैम्पिटो मोरिटी और द्रविणा विल्लसी, इन सब का भी प्रयोग जो है वो वर्मी कंपोस्ट के लिए किया जाता है। तो ये प्रजातियों की चर्चा हुई। केचुओं को जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक हस्तांतरित करते हैं तो नए पर्यावरण में मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा होती है। इसीलिए इन्हें नए पर्यावरण में कृमि ककून और लाभदायक सूक्ष्म तत्व से युक्त कृमि मल के माध्यम से उत्पन्न करना चाहिए। अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की उपयोगिता क्या है या इसके लाभ क्या हैं। तो वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद जो है ये प्रदूषण रहित खाद है और हम इसे पर्यावरणीय मित्र खाद भी कह सकते हैं, क्योंकि यह पर्यावरणीय मित्र तरीके से ही बनती है। इसमें किसी भी प्रकार का विद्युत उपकरण या गैस उपकरण या कोई मशीनी उपकरण उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यह एक तरह की जैविक खाद है ना। और रासायनिक जो खादें हैं उनकी जगह पर हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए लाभदायक होती है, गंदगी दूर करने के लिए लाभदायक होती है। हम इसका उपयोग मुर्गियों या मछली पालन के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। हम इससे जो है भूमि को, जो भी हमारी परती भूमि या बंजर भूमि होती है उसको हम सुधार भी सकते हैं। इसमें क्योंकि एनपीके के अलावा जैसे मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स भी मिलते हैं, बहुत सारे अन्य जो है माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, तो ये बहुत लाभदायक खाद है। इसका उपयोग हमें पेड़ों में खाद अगर हमें देना है तो हम इसका प्रयोग सब में कर सकते हैं, मतलब जैसे फल में, वानिकी में। तो अगर हमें फल वानिकी में करना है उन क्षेत्रों में, उनके वृक्षों में, तो हम 2 से 10 किलोग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष की दर से पौधे की आय के अनुसार दे सकते हैं। अलग अलग फसलों में हम 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं बुआई के पहले। किचन गार्डन वाले जो पौधे होते हैं उसमें हम 50 से 100 ग्राम प्रति गमला दे सकते हैं। सब्जी फसल है तो हम उसको 1 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। और फूलों की क्यारी अगर हम बना रहे हैं तो उसमें 50 से 10 ग्राम प्रति वर्ग फीट के मात्रा के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ थोड़ी बहुत हानियाँ भी वर्मी कंपोस्ट की क्या हैं। मतलब अगर हम इसकी डिमेरिट देखें तो जैसे मैंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत अधिक जैसे मज़दूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि हमें वर्मी कंपोस्ट तो मिलता ही मिलता है, यानी केचुआ खाद मिलती है। केचुआ खाद से हमें केचुए भी मिल जाते हैं, तो हम केचुए को भी बेच सकते हैं। प्लस हम वर्मी वॉश यानी केचुए के शरीर से जो पानी निकलता है उसको भी हम इकट्ठा करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं एक जैविक तरल के रूप में। तो ये तो फ़ायदे इसके हैं। नुकसान में बस ये है कि जैसे मान लीजिए कि केचुओं को बहुत सारे उनके शत्रु भी खा सकते हैं, तो सेंटीपीड जैसे हैं वो खा लेते हैं, तो हमें उनसे ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने केचुओं को बचाना होगा। या मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, शेड नहीं है, हमने पेड़ के नीचे बनाया ढेर या बेड, वहाँ थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि पानी भरने से उसमें से बदबू आ सकती है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरा ये है कि इसमें ज़्यादा भूमि की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए 20 फीट लंबा हमें चाहिए या 10-10 फीट हमें लंबा जो है स्थान चाहिए, तो अगर जिनके पास स्थान की कमी है तो थोड़ा सा उन लोगों को मुश्किल होती है। नहीं तो ये पूर्णतः जो है पर्यावरण मित्र जो है खाद है और इसका उपयोग हम सब में कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही उपयोगी
जैविक खाद है।